जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर में सब स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, है ना। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को मैथ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कैसे मैथ कम समय में मैथ को जो है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे पढ़ें और कैसे ज़्यादा नंबर गेन करें, इस पे जो है तो विचार करने और आपके सामने जो है तो कुछ रणनीति साझा करने के लिए सामने आया हूँ, है ना। तो मैंने जो है तो पिछले 24 घंटे में लगभग 40-50 पुराने पेपर, कांस्टेबल के पुराने पेपर का मैंने एनालिसिस किया। और हालांकि मेरे को एक बेसिक आइडिया पहले से था, लेकिन अब चूंकि आप लोगों के सामने मेरे को चीज़ें प्रेजेंट करनी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च और गहराई से किया। और मैंने जो आइडिया लगाया है कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है या किन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो वो मैंने प्रॉपर यहाँ पे लिख लिया है। अब चूंकि अभी मेरे पास ऐसे संसाधन कुछ है नहीं कि मैं आपको ऑन द स्पॉट लिख के बताऊं, तो मैंने पहले लिख लिया है। अब मैं इसी से थोड़ा सा हेल्प लूँगा और आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और किस पैटर्न में अपन को पढ़ना है। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि आप मतलब मेरे पैटर्न कैसे रहते हैं, कि अगर मान लीजिए एग्जाम के लिए 10-12 दिन बाकी है तो फिर मैं किस पैटर्न में पढ़ता हूँ, जिससे आपका समय भी कम लगेगा, रिवीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा और साथ में आपको नंबर भी आपके टेस्ट में ज़्यादा आने लगेंगे, है ना। और मैं दावा करता हूँ कि जो मैं पैटर्न बताऊंगा, जो टिप्स मैं फॉलो करता हूँ, अगर आप उसी पे 10-12 दिन 15 दिन अगर वर्क कर लिए, तो केवल मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ में कम से कम 2 नंबर बढ़ेंगे आपके, कम से कम 2 नंबर। इस पैटर्न पे बस पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो पढ़ते तो बहुत हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन नंबर नहीं ला पाते, सिलेक्शन नहीं ले पाते, है ना। तो इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन, आपने क्या पढ़ा ये मैटर नहीं करता, आपने कितने नंबर लाए और आपने सिलेक्शन लिया कि नहीं लिया, मैटर ये करता है ना। तो आप जो है तो वीडियो को पूरा देखिए और आखिरी में मेरे टिप्स जो है तो अगर आपको ठीक लगे तो फॉलो करिए। बाकी मेरा तो दावा है कि आपको इनसे जो है तो बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है ना। तो अपन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अपना कांस्टेबल के एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, पर फिर भी एक बार आइडिया लगा लेते हैं। तो जो व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा जो तो इसका स्ट्रक्चर वैसा है कि 40, 30 और 30 के 3 सेक्शन में अपना पेपर रहेगा, है ना। टोटल 100 नंबर का। तो पहला जो 40 है उसमें 10 नंबर रीजनिंग के और 30 नंबर जीएस के, ठीक। दूसरा जो 30 है वो 30 पूरा रीजनिंग का, और तीसरे 30 में 20 नंबर की मैथ और 10 नंबर की साइंस रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, सच इससे बिल्कुल अलग है। और सच ऐसा है कि आपकी जो मैथ व्यापम ने बताई 20 नंबर की, वो रियल में आपकी 35 से 40 नंबर की आती है। और जो रीजनिंग व्यापम ने 40 नंबर की बताया है, वो रीजनिंग कम होके ज़्यादा से ज़्यादा 25 नंबर 27 नंबर में बुक हो जाती है ना। और साइंस 1-2 नंबर की बढ़ जाती है, जीएस कम हो जाता है। तो जो मेरा एनालिसिस है उससे मैंने एक आइडिया लगाया कि मैथ आपकी लगभग 35 से 40 नंबर की मान के चलिए, और 37 से 40 नंबर, 37-38 तो एवरेज आएगा ही आएगा, किसी किसी में 40 से ऊपर की भी मैथ आई है, लेकिन वो रेयर केस है। अब 40 के ऊपर मैथ नहीं जाएगी, मेरा आइडिया है रेयर केस में जाती है, 40 से ऊपर मैथ नहीं डालेंगे। और 25 से 27 नंबर की आपकी रीजनिंग रहेगी, दोनों मिला के 62 से 65 नंबर का रेशियो बनता है मैथ रीजनिंग मिला के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको कांस्टेबल में सिलेक्शन चाहिए तो मैथ और रीजनिंग मतलब ब्रह्मास्त्र हैं, जो ये 2 अस्त्र आपके पास होने ही चाहिए, अदरवाइज यू कांट गेट सेलेक्टेड ऑन द कांस्टेबल एग्ज़ाम। तो है ना, मैथ रीजनिंग इंपॉर्टेंट है ही। इसके बाद जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है साइंस, क्योंकि साइंस 10 नंबर 10 से 12 नंबर का आता है। साइंस के बाद फिर जो करंट अफेयर है वो 5 से 7 नंबर का आता है, एमपीजी के 5 से 7 नंबर का आता है। इसके बाद जो बचते हैं 10-11 नंबर, वो स्टैटिक जीके के रहते हैं। उसमें भी उनका लेवल बहुत टफ नहीं रहता, बस ये है कि लोगों को फैक्ट याद नहीं होते इसलिए चीज़ें टफ लगने लगती हैं, बाकी वो टफ नहीं होती, बिल्कुल जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें रहती हैं, है ना। तो आज हम मैथ के बारे में बात कर रहे हैं और मैं मैथ बताऊं आप लोगों को तो व्यापम का लेवल मतलब 0 से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा मतलब 1 भी नहीं है, 0 से 1 के बीच में अगर देखा जाए तो व्यापम का लेवल 0 से तो अप है, लेकिन 1 से कम है। बहुत आसान लेवल आता है मैथ का। और आप अगर
थोड़ी से भी मैथ के लिए जो है तो मतलब मैथ में इंटरेस्टेड है या कि मैथ आपके लिए रुचिकर लगता है, तो आप चुटकियों में सवाल हल करेंगे। बहुत सारे सवाल के लिए तो आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। ये तो मैं क्या बताऊँ, मैंने तो देखा ही है। 2 घंटे का पेपर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 10 मिनट में जो है तो पूरी मैथ रीजनिंग पूरा पेपर ख़त्म हो जाता है। 50-50 मिनट लोग बैठे रहते हैं। इतनी आसान मैथ आती है कि पेन भी नहीं उठाना पड़ता। लेकिन हौवा इतना ज़्यादा बना है ना कि लोग डर डर जाते हैं। तैयारी अच्छी है, इसके बाद भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप मैथ के लिए डर निकाल दीजिए। मैथ बिल्कुल टफ नहीं आती। अब मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम ईजी ही आएगी तो आप पढ़ें ही ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पढ़ेंगे फिर भी नहीं बनेगा, है ना। तो पहले तो ये माइंडसेट टेम्परामेंट बना लीजिए कि मैथ इतनी आती है जितनी कि एक सामान्य जो दुकानदार होता है, तो जितना कैलकुलेशन वो करता है उसी कैलकुलेशन की एक्सपेक्टेशन आपसे की जाती है। खासकर व्यापम एग्जाम में, मैं एसएससी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं व्यापम के लिए बताऊँ तो मैथ खासकर कांस्टेबल में जो मैंने एनालिसिस किया, तो अब चूंकि आपको तो ये पता है कि लगभग 40 नंबर की मैथ आएगी एक ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो। 40 नंबर की मैथ और 38 से 40 टॉपिक है मैथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संभावना तो ऐसी बनती है कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी टॉपिक से 2-2 3-3 आ जाते हैं, कोई कोई टॉपिक मिस ही कर दिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट 40 के 40 टॉपिक है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट कब है, जब हमारे एग्ज़ाम के लिए 3 से 4 महीने बाकी भी हों। पर अब चूंकि सबके एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, अब तो एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल नज़दीक है, तो सारे टॉपिक अपन अब नहीं पढ़ेंगे, है ना। अब हम पढ़ेंगे केवल वो टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हर शिफ्ट में रिपीट हुए हैं, जिनसे क्वेश्चन किसी एक शिफ्ट में आया बाकी में नहीं आया, उन टॉपिक को अभी आप छोड़ दें। मैं ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनका पेपर अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर है, जिनका 10 दिन से ज़्यादा या कि उससे ज़्यादा समय है, 10 दिन से ज़्यादा समय है, 15 दिन है, 20 दिन है, उनके लिए पैटर्न थोड़ा सा अलग है। और ये मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि आप कैसे कम समय में अब ज़्यादा मैथ की ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन कर लेंगे और मतलब मैथ में नंबर ज़्यादा गेन कर लेंगे। और ये पैटर्न इतना कारगर है कि मैंने खुद आजमाया है और खुद मैं देखा हूँ। जबकि मैं ऐसा मतलब एस्पिरेंट था कि मैथ से तो बहुत डर लगती है मेरे को। ऐसा नहीं कि मेरी मैथ कमज़ोर है, मैथ मेरी अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जीएस वगैरह में बुक रीडिंग में मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है बशर्ते बजाय पेन चलाने के। लेकिन मैंने जब से ये पैटर्न फॉलो किया तो ऐसा हुआ कि कम चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती हैं लेकिन नंबर ज़्यादा आते हैं। तो ये पैटर्न मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आखिरी में, ठीक है। तो अभी अपन देख लेते हैं कि सबसे पहले बुक आपको कौन सी पढ़नी चाहिए। तो बुक अब देखिए, अगर आपके एग्ज़ाम के लिए अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता तो आप बुक फिर सोच सकते थे, है ना। अब बुक सोचने का समय नहीं है, आपके पास जो भी बुक है आप उसी से पढ़ाई करेंगे। अब बुक वैसे भी ज़्यादा मायने नहीं रखती। हाँ, ये है कि हर एग्ज़ाम का अपना अपना लेवल होता है ना। जैसे अब कांस्टेबल है तो डी ग्रुप का एग्ज़ाम है, तो इसमें आपसे डी ग्रुप मतलब 10वीं स्तर तक की मैथ पूछी जाएगी। अब सीजीएल की मैथ तो यहाँ पूछी नहीं जाएगी, तो ये तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, है ना। तो क्या है कि बुक आपके पास कोई भी हो, आपके पास जो भी बुक है आप उसी से तैयारी करिए। अगर बाकी जिनको आगे पटवारी वगैरह या कि दूसरे एग्ज़ाम देना है और आप मैथ में फ्रेशर हैं, तो आप कोशिश करिए कि एसडी यादव जो शारदा पब्लिकेशन की आती है तो उसके लिए आप कोशिश करिए। बाकी आरएस अग्रवाल है आपके पास तो आप काम चला सकते हैं, ठीक है। और तो बुक का फंडा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब टॉपिक देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो मैं अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो जैसे परसेंटेज हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया। इन तीनों से एक एक दो दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हर शिफ्ट में नहीं, ज़्यादातर शिफ्ट में, ठीक है। टाइम एंड वर्क हो गया, समय कार्य, नल टंकी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे तो ज़्यादातर शिफ्ट में रिपीट हुए और 2-2 3-3 क्वेश्चन भी आए हैं, है ना। इसके बाद हो गया समय, दूरी, नावधारा और रेलगाड़ी। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। इसके बाद हो गया सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, LCM HCF। ये जो है तो थोड़ा सा तीनों को मिला के ही नंबर सिस्टम कहा जाता है वैसे। तो ये मतलब
ऐसा है कि अगर 40 नंबर की मैथ आ रही तो ये 3 टॉपिक मिला के 5 से 6 नंबर का आएगा ही आएगा। एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, और आपको दे दी जाएगी नंबर सिस्टम। मतलब ये सब मिला के आपको 99 गुणे 299 है ना, इस टाइप वाले जो क्वेश्चन आते हैं, घातांक करनी, ये सब मिला के नंबर सिस्टम में ही आता है, स्क्वायर रूट है ना। तो यहाँ से आपका लगभग 6 से 7 नंबर कवर होगा, तो आप इस पे विशेष ध्यान देंगे। अब मतलब मैथ में अगर सबसे पहले पढ़ना है तो इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर दिमाग से निकल जाती हैं और क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, ठीक है। इसके अगर अलावा मैं बोलूँ तो रेशियो, प्रोपोर्शनल, अनुपात, समानुपात, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। और हो गया औसत, हो गया एवरेज, ये भी, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ज्यामिति, प्रायिकता और निर्देशांक ज्यामिति, इनसे भी 1-2 क्वेश्चन लगभग शिफ्ट में आए हैं। और एक आखिरी टॉपिक है जो कि महा इम्पॉर्टेंट है, वो है आयु से संबंधित प्रश्न। यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, ये तो है ही कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, और किसी किसी शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन तक आए हैं। और ये इतना सरल टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन आना मतलब आपकी जो है तो आपका लक एकदम आपके साथ चल रहा है, इतना इतना आसान टॉपिक है आयु से संबंधित। तो ये मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे जो है तो मैथ में, सिलेबस में अगर देखा जाए तो ये लगभग इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपसे बननी चाहिए अगर कांस्टेबल में आपको सिलेक्शन लेना है। तो इनमें अगर मैं जो है तो इनमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करूं तो अच्छा, मैंने क्षेत्र मिति भूल गया था बोलना है ना। क्षेत्र मिति में जैसे क्षेत्रफल हो गया और आयतन हो गया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में अगर मैं बोलूँ एलसीएम एचसीएफ हो गया, क्षेत्र मिति हो गया, आयु से संबंधित प्रश्न हो गए, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। वहाँ पे मैंने टाइम एंड वर्क बताया था, वो रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन, और आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इनको तो पढ़ के ही जाना है, ठीक। इसके अलावा बाकी तो आने को तो फिर कहीं से कुछ भी आ सकता है ना, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। अब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, आपसे कुछ नहीं बनता, उससे अच्छा कि कम से कम इतने टॉपिक तो बनने ही चाहिए। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरा पैटर्न क्या था इसमें, तो मेरा पैटर्न ऐसा रहता था कि सबसे पहले मैं जैसे मैथ सॉल्व करता हूँ तो 1-2 पेज 3 पेज में जो भी फार्मूले हैं वो उनको मैं अलग लिख लेता हूँ। ये फार्मूले आपको एग्ज़ाम देने के पहले सबसे बड़ा रोल निभाने वाले हैं। ये फार्मूले आप 1 बार 2 बार रिवाइज़ करेंगे एग्ज़ाम देने के पहले, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं बनने थे या कि ना बनते, लेकिन आप चूँकि आपने फार्मूला रिवाइज कर लिया है और वो फार्मूले में किसी तरह रख के कैसे भी कैलकुलेशन करके आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ज़्यादातर संभावना यही कि आप किसी भी तरह उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। और अपन को इम्पोर्टेंट तो वैसे भी आंसर ही है ना। हमने कैसे सॉल्व किया ये मायने नहीं रखता, हमने सही आंसर टिक किया मायने ये रखता है। तो आप कोशिश ये करिए कि फार्मूले, मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो आपके पास लिखे होने चाहिए, और आप उसको अपने सेंटर तक लेके जाएंगे और वहाँ पे जो है तो आप बैठ के 1-2 बार उसका रिवीजन करेंगे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज नहीं खरीदेंगे। सबसे ज़्यादा इस समय धंधा चल रहा है टेस्ट सीरीज वाला। मैं आपको बताऊं कि टेस्ट सीरीज आपको नहीं खरीदना, पैसे कहीं भी नहीं लगाने। हर कोचिंग वाले 1-1, 2-2 फ्री डेमो टेस्ट दे के रखे हैं। आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 ऐप मिल जाएंगे, और सब में अगर एवरेज 2-2 टेस्ट देखा जाए तो आपको 20 टेस्ट तो फ्री मिल गए, 20 मॉक टेस्ट है ना। और इतने सफिशियंट है। आप 20 अलग अलग कोचिंग का टेम्परामेंट जो होता है, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो आपने कर लिया। अब उनका आप निकाल लेंगे एवरेज, आपको ये 20 टेस्ट में लगभग कितने नंबर मिले हैं, है ना। उनका एवरेज जितना आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उससे 1 नंबर पीछे 1 नंबर आगे, इसी रेंज में आपका स्कोर रहने वाला है। तो आप कोशिश ये करिए कि एक जगह की टेस्ट लगाने की बजाय कई जगह से 1-1, 2-2 टेस्ट लगा लीजिए, तो हर जगह का आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि
एक ही पैटर्न पे सारे जो है तो टेस्ट रहते हैं सारे कोचिंग में। कहीं पे मैथ ज़्यादा रखते हैं, कहीं रीजनिंग ज़्यादा रखते हैं, किसी में जीएस थोड़ा सा हट के देते हैं, किसी में साइंस हट के देते हैं। और आप हर जो है तो तालाब का जो है तो पानी आपने चखा है ना, घाट घाट का पानी पीना, तो आपकी तैयारी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2 से 3 नंबर का फ़र्क ला देगा ये तरीका। अलग अलग कोचिंग के टेस्ट लगाने हैं और फ्री वाले लगाने, काहे को पैसे खर्च करने हैं यार, ये इतना नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो मैं तो आज तक कभी टेस्ट खरीदा ही नहीं था, मैं फ्री वाले टेस्ट ही लगाता था, है ना। और जो है तो जिनका अब एग्ज़ाम मतलब अभी 10 दिन के अंदर अंदर है, वो केवल इतना करेंगे कि मैथ सरसरी निगाहों से देखेंगे। आप ऐसा करेंगे कि मैथ को सॉल्व नहीं करना, केवल क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन देखना है, क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन देखना है। आपको ये आइडिया लगे कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करेंगे, क्योंकि अब आपके पास मैथ सॉल्व करने का समय नहीं बचा है ना। जिनका एग्ज़ाम अब 10 दिन के अंदर अंदर है, जिनका 10 दिन 15 दिन के बाद है, उनके लिए जो मेरा तरीका रहता है, जैसे कि मैंने बताया भी था कि मैं आखिरी में आपको कुछ काम की चीज़ें बताऊंगा, तो जिनका एग्ज़ाम 15 दिन के बाद है उनके लिए ख़ास चीज़ बता रहा हूँ। आपको आपको सबसे पहले मैथ का पूरा आप सिलेबस उठाएंगे, पूरा चार्ट बुक के पहले लिखा रहता है, पहले दूसरे पेज में। आप उसमें से देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे से अब बन जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उनको जो है तो माइनस कर देंगे। फिर जो टॉपिक बच रहे हैं कि अच्छा इनको मेरे को एक बार देखने की ज़रूरत है, आप उनको देखेंगे, ठीक है। बाकी जो टॉपिक बचे हैं उनमें से एक आध क्वेश्चन आपको देखना हो, हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो टॉपिक आपसे पहले से ही बनते, तो क्यों उसमें आप टाइम जाया करें। आप उन टॉपिक को पढ़ने की बजाय जो कि आपसे बनते हैं, इनको पढ़ेंगे। जो आपसे नहीं बनते, इनका अगर बेसिक भी आपने पढ़ लिया और इनसे क्वेश्चन आया और आपने सही कर दिया, तो आप, है ना, 1-2 नंबर का अंदर तो आ ही जाएगा, इतने में तो खेल हो जाता है। तो आप ये करेंगे कि जो टॉपिक आपसे बनते हैं उनमें केवल अगर थोड़ा सा टाइम देना तो दे देंगे। आपको कोशिश ये करना है कि जो टॉपिक आपसे नहीं बनते, कम से कम बेसिक उनका बनने ही लगे जब तक आपका एग्ज़ाम है। और जो बच्चे टेस्ट लगाते हैं, तो आप कोशिश ये करिएगा कि टेस्ट लगाने के बाद आधे घंटे उस टेस्ट का एनालिसिस करेंगे कि आपके क्वेश्चन कहाँ पे गलत हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैथ में, तो जिस टॉपिक में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को आपको तुरंत रिवाइज कर लेना है, तुरंत रिवाइज कर लेना है, काम खत्म। सवाल नहीं सॉल्व करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करना मतलब होता है कि आपने क्वेश्चन देखा, उसका सोल्यूशन देखा, अच्छा ऐसे करना है, क्वेश्चन देखा, सोल्यूशन देखा, वो टॉपिक 10 मिनट के अंदर खत्म। अब अगले टेस्ट के लिए अपन हो गए तैयार, है ना। तो ऐसे करेंगे तो हमको पता भी नहीं चलेगा और मैथ का अपना रिवीजन हो जाएगा, है ना। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके 2 से 3 नंबर का अंतर आ ही आ जाएगा। ये केवल मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस पैटर्न पे चलिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस पे आपको वर्क करना है, तब तो आपको फ़ायदा नज़र आएगा, है ना। और अगर आपको लगता है कि आगे मैं रीजनिंग के लिए या कि करंट अफेयर के लिए, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा मार खाते हैं, उन पे कोई अपना पैटर्न बताऊं या कोई बेस्ट तरीका बताऊं पढ़ने का, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी तो सब्सक्राइबर कम है, तो अपन टारगेट रखते हैं कि अगर 500 का 500 जो है तो क्रॉस कर जाते हैं, तो हम अगले किसी रीजनिंग पे या कि मतलब कांस्टेबल से संबंधित किसी अदर सब्जेक्ट पे जो है तो वीडियो बनाएंगे। और अभी चैनल का नाम थोड़ा सा डिसाइड नहीं हो पा रहा है। एक्चुअल में ये चैनल को मेरे को स्टैंड करना है, मैं आपसे बताऊं तो मेरे को इस पे क्या है कि एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करानी है, जैसे किताबों से संबंधित, है ना। कुल मिला के इसको डेवलप करना है। मेरा जो मकसद है कि नौकरी पाना सफलता नहीं है, आप इसको कितना डेवलप कर रहे हैं, आप कितना इस देश दुनिया को, इस मानव समाज को, इस मतलब इस संसार को आप कितना जान पाते हैं, मेरा उद्देश्य ये है। और इसी से रिलेटेड जितनी चीज़ें रहेंगी, जैसे मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ, तो मैं बुक जो है तो रिव्यू लाता रहता हूँ। अभी मेरे को लगा कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो मैं यहाँ पे कुछ अपनी चीज़ें शेयर कर पाऊँ। ऐसे ही करके कुछ और चीज़ें, है ना। कहीं किसी पे कोई लेक्चर हो सका, अगर इन फ्यूचर थोड़ा सा सेटअप बना, तो किसी पे कोई लेक्चर भी अवेलेबल, किसी सोशल टॉपिक पे या कुछ भी। तो कुल मिला के ऐसा अवेयरनेस वाली चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराना है। तो अभी चल रही है सर्चिंग, कोई अच्छा सा नाम रखेंगे और बहुत जल्द जो है तो चैनल का सेटअप भी तैयार हो जाएगा। अभी तो बस काम चलाओ वीडियो अपलोड हो रहे हैं कि आप लोगों से बस रूबरू होता रहूँ। तो
रिक्वेस्ट यही है कि सब लोग सब्सक्राइब करिए और 500 का टारगेट है, अभी तो लगभग 350 के समथिंग है। 150 अगर पूरे हो रहे हैं तो फिर हम किसी अगले टॉपिक पे आएंगे। मेरा दावा है कि अगर आप इस पैटर्न पे तैयारी करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपके 5 नंबर, पूरे ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, 15 दिन के अंदर 5 नंबर से भी ज़्यादा का आपको फ़ायदा मिलेगा। 5 नंबर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एकदम ऑनेस्ट चीज़ें बताऊँगा, है ना। मैं हवाई फायर वाला सिस्टम नहीं है अपना। कोशिश ये करूँगा कि जितना क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊँ, क्वालिटी वाली चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊँ। इसी पे मेरा पूरा जो है तो प्रयास रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और देखते हैं कल अब पूरा हो पाता है तो रीजनिंग पे या कि इस करंट अफेयर पे आपको जो है तो नया गाइडेंस दूंगा। और करंट अफेयर पढ़ने का ऐसा तरीका बताऊंगा कि करंट आपका चुटकियों में सॉल्व होगा, चुटकियों में। करंट जितना लोग डरते हैं उतना आपको उसमें मज़ा आने लगेगा करंट अफेयर में, है ना। और आपको सबसे आपका पसंदीदा सब्जेक्ट, मेरा ऐसा था कि मैं 1-2 साल पहले करंट से मेरे को डर लगता था। करंट मतलब बिजली वाला करंट नहीं, करंट अफेयर से, इससे मेरे को डर लगता था। लेकिन आज ये कंडीशन है कि लगभग लगभग मेरा करंट में प्रॉब्लम नहीं जाती। 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8 क्वेश्चन अपने हैं, 2 नंबर ले जाए कोई दिक्कत नहीं है। 100 का 100 टारगेट वैसे भी नहीं रखना चाहिए, है ना। तो जो है तो अगर आपको चाहिए ऐसा कोई जो है तो मटेरियल या तरीका, तो जो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, है ना। चैनल का नाम जो भी है तो 1-2 दिन में फिक्स हो जाएगा। और तैयारी में लगे रहिए, है ना। एग्ज़ाम जिनके अभी स्टार्टिंग में ही है उनके लिए ऑल द बेस्ट। तैयारी में लगे रहिए और पेपर निकालेंगे, है ना। तो जय हिंद।